हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बातें कर रहे थे और आज हम पिछली वीडियो से आगे की बातें करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय वहाँ की सोसाइटी कितने पार्ट्स में बटी हुई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द taxation system of France. It was also discussed in last video. I have told you that change is the law of nature. परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो परिवर्तन नहीं करता परिस्थितियों के अनुसार वो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए परिस्थितियों के साथ साथ बदलाव होते रहना चाहिए। एक कहानी छोटी सी कि कितना इम्पोर्टेंट है परिवर्तन समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, जिलेट। बड़ी फेमस कंपनी है एट प्रेजेंट। ब्लेड आते हैं जिलेट के, शेविंग रेजर आते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट एट प्रेजेंट मार्केट में जिलेट के हैं। टीवी पे आपने एडवर्टाइज भी देखा होगा। आपको मालूम है जिलेट कंपनी पहले क्या बनाया करती थी? पहले जिलेट कंपनी वर्ल्ड की फेमस कंपनी थी सोर्ड बनाने की, तलवार बनाने की। और जिलेट की जो तलवारें थीं पूरे वर्ल्ड में फेमस थीं। किसी व्यक्ति को अगर तलवार खरीदनी होती थी जिलेट की तो उसे बुकिंग करानी पड़ती थी। पैसा जमा कराने के 2 या 3 महीने बाद तलवार की डिलीवरी मिलती थी। इतनी ज़्यादा वर्ल्ड में डिमांड थी जिलेट की तलवारों की। लेकिन परिस्थितियां बदली, समय ने करवट ली और जो सोर्ड तलवार की डिमांड थी वो धीरे धीरे घटने लगी। अब आप जानते हैं आज लोग तलवार कहाँ खरीदते हैं? आजकल तो पिस्टल और बंदूकें लेते हैं लोग सुरक्षा की दृष्टि से। अब तलवार का जमाना चला गया। अब ऐसी स्थिति में जब परिस्थितियां बदलने लगीं तो जिलेट के पास 2 विकल्प थे। एक तो ये कि वो लगातार परंपराओं के अनुसार जैसे तलवार बनाता आ रहा था वैसे ही बनाता रहे। अगर वो परिवर्तित नहीं करता, तलवार ही बनाता रहता, तो आज शायद जिलेट का नाम समाप्त हो चुका होता। किंतु परिवर्तन के महत्व को जिलेट ने समझा और उसने तलवार के स्थान पर ब्लेड, शेविंग रेजर और अन्य प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। रिजल्ट आपके सामने है। जिलेट आज भी वर्ल्ड मार्केट में लीडिंग कंपनी है। तो परिवर्तन कर लिया जिलेट ने समय और परिस्थिति के अनुसार, उसके कारण उसका अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन शायद फ्रांस का जो राजा था उस समय का, लुई 16, वो इस बात को नहीं समझ सका। लुई 16 बॉर्मन डायनेस्टी का किंग था जो कि 1774 में फ्रेंच थ्रोन पर बैठा था, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। हालांकि अगर हम तुलना करें लुई 14 और लुई 15 से लुई 16 की, तो हम पाएंगे कि वो दोनों 15 और 14 बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग और वाइज किंग थे, जबकि उनकी तुलना में लुई 16 वीक रूलर था। और दूसरा वो हैंडपैक्ड था। हैंडपैक्ड मीन्स बीवी का गुलाम, अपनी पत्नी के आदेशानुसार काम करने वाला व्यक्ति। और बड़े अजीब से शौक थे उसको। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, शिकार करने का शौकीन था लुई 16। अब आप सोच रहे हो कि मैंने नई क्या बात बता दी, राजा तो शिकार करते ही हैं। नहीं, इसके लिए स्पेशल है।
ये शिकार करने के लिए जंगल नहीं जाता था, बल्कि अपने महल के अंदर बैठकर शिकार करता था। लगाना अजीब सी बात। अब महल के अंदर बैठ के शिकार कैसे कर लेता था? महल में अपने कमरे में बैठता था। कमरे में एक विंडो थी जो कि इसके लॉन में खुला करती थी। उस विंडो को खोल लेता था और अपने नौकरों से कहता था कि खरगोश छोड़ दो लॉन में। वो खरगोश छोड़ देते थे और उस खरगोश का शिकार करता था। आप समझ सकते हैं क्या बौद्धिक स्तर उसका होगा। और उसने गद्दी पर बैठते ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि आर्मी जनरल लफायत को उसने अमेरिका भेज दिया, अमेरिका के गृह युद्ध में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ। आप जानते हैं कोई भी युद्ध होगा, सेना भेजी जाएगी, पैसे के बिना युद्ध करना संभव ही नहीं है। पैसा खर्च होता है, यहां भी पैसा खर्च हुआ। और देखिएगा ये बुद्धि का इतना कम व्यक्ति था कि जब ये गद्दी पर बैठा तो कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस था, पैसे का अभाव था, इसकी जो ट्रेजरी थी उसमें बहुत कम पैसा था, और उसके बावजूद इसने अमेरिका सेना भेज दी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। और फ्रांस की गवर्नमेंट को लेंडर से पैसा उधार लेना पड़ा और वो 5% का ब्याज देना पड़ा। ब्याज देने में ही सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आने लगा। 1781 तक पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस छा गया और फ्रांस की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, बैंकरप्सी का आलम आ गया। अब ऐसी स्थिति में राजा को चाहिए था कि वो अपने जो दरबार के और महल के खर्चे हैं उनकी कटौती करे, उनमें पैसा बचाए। लेकिन इनके जीवन जीने का तरीका वही सही था। राजा तो राजा, इसकी पत्नी जो मैरी एंटोनिस थी वो बहुत ऊंची वाले दर्जे की थी। वो इतना ज़्यादा फिजूल खर्च करती थी कि आप कल्पनाएं भी नहीं कर सकते। उसके अंदर महल में उसकी सेवा के लिए सैकड़ों नौकरानियां रहा करती थी। और आप देखिए पिक्चर में बड़ी खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर बैठी हुई है मैरी आई। और इसका भी एक अजीब शौक था कि दिन में कम से कम 25 से 30 बार ये अपनी ड्रेस चेंज किया करती थी और कॉस्टली से कॉस्टली ड्रेस ये पहना करती थी। आप देख सकते हैं इसके पहनावे से। और शौक ये था कि जो एक ड्रेस पहन लेती थी एक बार, वो दोबारा नहीं पहनती थी, फिर वो उसकी नौकरानियां पहना करती थी। तो ये एक्स्ट्रा वेगेंट फिजूल खर्ची, ये सब खजाने से जा रहा था, खजाना खाली हो रहा था। देखिए एक और फोटो देखिए, कितनी खूबसूरत दूसरी ड्रेस पहन रखी है। और विडम्बना देखिए, इतनी खूबसूरत ड्रेस और एक ही बार पहने की है। खैर, ये राजा राजनी पूरी तरीके से फिजूल खर्चे में बिजी थे। आर्थिक संकट चरमरा गया और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने पहले तो स्पेशल काउंसिल से सलाह ली, लेकिन स्पेशल काउंसिल ने मना कर दिया कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट पर टैक्स नहीं लगाइए। तो फिर एक और बॉडी थी पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए 1787 में इन्होंने प्रस्ताव भेजा कि टैक्सेशन हमें बढ़ाना है। भाई थर्ड एस्टेट तो पहले ही 50% का टैक्स दे रहा है, किस पर बढ़ाया जाएगा टैक्स? फर्स्ट और सेकंड एस्टेट पर लगाया जाए। लेकिन ये पार्लियामेंट जो है इसमें मेंबर्स कहाँ से हैं? फर्स्ट एस्टेट से और सेकंड एस्टेट से। अब कोई व्यक्ति अपने ऊपर टैक्स लगाने के लिए कैसे तैयार हो जाए? इसलिए पार्लियामेंट ने क्या कहा, देखिए, किंग कैन नॉट टेक यूनिलेटरी डिसीजन ऑन इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, कि राजा अकेले ही टैक्स लगाने से संबंधित कोई निर्णय नहीं ले सकता। फॉर टैक्स मैटर वी नीड टू गेट कंसेंट फ्रॉम द एस्टेट जनरल। टैक्स मैटर के लिए हमें सहमति लेनी पड़ेगी एस्टेट जनरल से। अभी एस्टेट जनरल क्या है मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। ये तीनों एस्टेट को मिलाकर, एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट को मिलाकर एक पूरी पार्लियामेंट है देश की।
जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लास्ट 175 ईयर्स से कोई मीटिंग नहीं हुई है स्टेट जनरल की। लेकिन यहां पर जब पार्लियामेंट ने कहा कि ये टैक्स मैटर तो स्टेट जनरल ही डिसाइड करेगा, राजा तैयार हो जाता है कि ठीक है, हम स्टेट जनरल की मीटिंग बुला लेते हैं। और शायद लुईस 16 का जो ये निर्णय है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाना, ये निर्णय बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ले। क्यों? जैसे ही स्टेट जनरल की मीटिंग हुई, वो स्टेट जनरल की मीटिंग ही क्रांति में बदल गई, क्योंकि जो थर्ड स्टेट था बहुत परेशान था। आप जानते हैं पूरे देश का बोझ किसके कंधों पर था? थर्ड स्टेट के कंधों पर था, क्योंकि टैक्स पेयर केवल थर्ड स्टेट के लोग थे। अब ऐसी स्थिति में देखिए, जब 1787 पार्लियामेंट बॉडी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट advised to call the meeting of state general and Louis XVI called the meeting. Louis XVI ने मीटिंग कॉल्ड कर ली। अब 5 मई 1789 को सेशन हुआ स्टेट जनरल का। अब स्टेट जनरल की व्यवस्था समझिए। देखिए, स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल वोट डालने का अधिकार हो, कि मान लो कि स्टेट जनरल में फर्स्ट स्टेट में 4 लोग हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, खैर अभी समझाऊंगा किसमें कितने थे, और 5 हैं सेकंड स्टेट के और 6 हैं थर्ड स्टेट के, तो इनको इंडिविजुअल वोट डालना नहीं। एक स्टेट में कितने भी मेंबर हों, एक स्टेट का एक वोट माना जाएगा। यानी कुल 3 वोट हो गए, एक फर्स्ट स्टेट का, एक सेकंड स्टेट का, एक थर्ड स्टेट का। और ये जो पार्लियामेंट ने सलाह दी थी स्टेट जनरल की, वो इसलिए ही दी थी, वहां पर क्या होगा, जब टैक्स बढ़ाने की बात आएगी या फर्स्ट और सेकंड स्टेट पर टैक्स बढ़ाने की लगाने की बात आएगी, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों मिलकर उसके खिलाफ वोटिंग कर देंगे, और थर्ड स्टेट पर और टैक्स बढ़ाने के लिए फेवर में वोट कर देंगे। थर्ड स्टेट पर हम फिर से सॉरी, बीच में फोन आ गया था, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड स्टेट पर टैक्स लगा देंगे, क्योंकि 2 वोट इनके पास थे, तो थर्ड स्टेट पर और टैक्स बढ़ जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेट पहले से ही बहुत परेशान है। आप देखिए क्या स्थिति है थर्ड स्टेट की, कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेट, मैंने एक कार्टून से आपको दिखाया है, किसकी कमर पे बैठे हैं? थर्ड स्टेट की। और पूरी दुखी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, खाने के लिए है नहीं, इनकम बहुत कम है, और 100 रुपये कमा रहा है तो 50 रुपये टैक्स में दे रहा है। अब यहां बात कर रहे हैं, क्या ये प्लानिंग कर रहे बैठे हैं कि टैक्स इन्हीं पर और बढ़ा देंगे। अब ऐसी स्थिति में थर्ड स्टेट क्या करेगा? एक ही विकल्प रह जाता है, बगावत, और बगावत हुई भी। देखें जरा फिर से, देखिए मैं स्टेट जनरल को समझाता हूं। देखिएगा, जो फर्स्ट स्टेट थी उसकी पॉपुलेशन 2 लाख के करीब थी, और इसमें 2 लाख में से 308 रिप्रेजेंटेटिव चुनाव जीतकर थर्ड स्टेट के, सॉरी, स्टेट जनरल के लिए आते थे। और जो सेकंड स्टेट है उसमें 4 लाख के करीब पॉपुलेशन है देश में नोबिलिटी की, और 285 रिप्रेजेंटेटिव जीतकर चुनाव आते हैं। जबकि जो थर्ड स्टेट है वो 25 लाख के करीब पॉपुलेशन है, जिसमें से 621 रिप्रेजेंटेटिव चुनाव जीतकर स्टेट जनरल के लिए आते हैं। यदि जनरल वोटिंग हो कि इंडिविजुअल वोट हो, तो आप देख लीजिए थर्ड स्टेट इसको जीत जाएगा। लेकिन टेक्निक क्या है कि एक स्टेट एक वोट देगा, लेकिन थर्ड स्टेट की हालत आप देख चुके हैं, बहुत परेशान है। तो यहां पर थर्ड स्टेट के
जो लीडर्स थे, लीडर्स मिरावो आपने पढ़ रखा है और एबेसियस, ये दो लीडर्स हैं मुख्य। ये स्पष्ट कह देते हैं कि नहीं, अब की बार जॉइंट सेशन होगा और सभी इंडिविजुअल वोट डालेंगे, जिस प्रपोजल के फेवर में ज़्यादा वोट आएंगी वो प्रपोजल माना जाएगा। लेकिन राजा और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो परिवर्तन नहीं चाहते, वो अड़े रहते हैं नहीं, जैसे पहले वोटिंग होती थी एक स्टेट को एक वोट डालने का अधिकार, वैसे ही होगा। इस पर जो थर्ड स्टेट है वो बागी हो जाता है, वो विरोध कर देता है। और एबेसियस 5 मई को ही ये कहता है कि हमारी अलग से मीटिंग होगी, और बताता है थर्ड स्टेट क्या है, थर्ड स्टेट का इंपॉर्टेंस क्या है, और पूरा थर्ड स्टेट जागृत हो जाता है। और ये लोग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. In June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of monarch. They were led by Mirabeau and Abbesius. जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं थर्ड स्टेट के, वो ये कहते हैं हम पूरे फ्रांस देश के तरफ से बात करेंगे, और जून में वो एक टेनिस कोर्ट में मीटिंग करते हैं वर्साइल में, और ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी जो सभा है वो नेशनल असेंबली है पूरे देश के लिए। और वो कसम खाते हैं जब तक हम अलग नहीं हटेंगे, जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो राजा की पावर्स को लिमिटेड कर दे। और मुख्य लीडर कौन है? मिराबो और एबेसी। तो ये टेनिस कोर्ट की मीटिंग 16 जून को 1789 में होती है, और ये अपने को नेशनल असेंबली में घोषित कर देते हैं। देखिएगा पिक्चर में, ये टेनिस कोर्ट की मीटिंग चल रही है, इसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव अपने विचार रख रहे हैं, और इस प्रकार से एक पेंटर ने इस टेनिस कोर्ट की मीटिंग को दिखाया है। अब देखिएगा, अभी हम टाइमलाइन देख लें एक मिनट फ्रेंच रेवोल्यूशन की। मैंने बताया अभी 5 मई 1789 को सेशन हुआ, और वहीं से स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन। 16 जून को टेनिस कोर्ट वाली घटना घटित हुई, और वहीं पर नेशनल असेंबली का निर्माण हुआ। 9 जुलाई को ये नेशनल असेंबली ने बताया कि हम अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्क करेंगे और देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 14 जुलाई को जो वहाँ का फेमस एक फोर्ट था बेस्टाइल, जिसे राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था, सिंबल माना जाता था, जनता भड़क जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, और वहाँ पर जो कैदी थे, क्या कैदी बहुत ज़्यादा नहीं थे, उन्हें वहाँ से छुड़ा लेती है, और इस प्रकार से वो राजा की शक्ति को चुनौती देती है। 26 अगस्त को 1789 में ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, सभी को सिटीजन घोषित कर दिया जाता है और सभी के नागरिक अधिकारों की घोषणा कर दी जाती है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो प्रिविलेज थे, विशेष अधिकार, वो समाप्त कर दिए जाते हैं। चर्च की सारी संपत्ति छीन ली जाती है, और ये नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है, और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार को या कॉन्स्टिट्यूशन को राजा भी मान लेता है, और इस प्रकार से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो जाता है। राजा लुई 16 थे, लेकिन अब वो वर्क करेगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं। वो सिस्टम क्या था वो देखें। देखिएगा, जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 2 भागों में बांटी गई, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। ये एक्टिव सिटीजन्स जो टैक्स पेयर थे वो एक्टिव सिटीजन्स माने गए, जो कि 4 मिलियंस के करीब थे। और
जो पैसिव सिटीजन्स थे वो 3 मिलियन के करीब थे। जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्हें तो वोट डालने का अधिकार मिला, पैसिव सिटीजन्स को, महिलाओं को, और जो 25 साल से कम उम्र के लोग थे उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला। यानी कि वहाँ वोटिंग राइट 25 साल की उम्र में मिला और केवल एक्टिव सिटीजन्स को मिला। अब कैसे इन्होंने चुनाव किया वो देखें। एक्टिव सिटीजन्स ने वोट डाला और एक इलेक्ट्रेट तैयार किया 50,000 लोगों का वोटिंग से, और इन 50,000 लोगों ने वोट डाला नेशनल असेंबली के लिए, और नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स का चुनाव हुआ और ये बन गई नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर, और पावर बढ़ गई एग्जीक्यूटिव में किंग आया और मिनिस्टर्स आए और जुडिशरी जज अलग हो गए। अब देखिए सिस्टम क्या था कि नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किंग को भी और मिनिस्टर्स को भी, लेकिन यहां पर देखिएगा किंग को वीटो पावर है। वीटो मीन्स किसी भी बात को मना करने की शक्ति। और इसी प्रकार से आप देखिएगा जज के लिए भी वोटिंग होगा, कौन करेगा? एक्टिव सिटीजन्स। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसको समाप्त कर दिया और क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दी और पावर को जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में बांट भी दिया। लेकिन अब देखिए आप, हमने शुरू में पहले लेक्चर में बताया था कि फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। और थर्ड एस्टेट भी 3 भागों में डिवाइडेड था, मिडिल क्लास, फार्मर्स और उससे नीचे वर्कर्स। अब ये देखिएगा यहां पर जो मुख्य रोल प्ले किया इस बदलाव में वो किसने किया? फार्मर्स और वर्कर्स ने। लेकिन आप देखिए इस सिस्टम में वो लोग अधिकार नहीं मिला उन्हें, क्योंकि वो पैसिव सिटीजन्स बन गए और ना उन्हें वोटिंग राइट मिला। यानी कि जिन्होंने चेंज किया उन्हें कुछ नहीं मिला, मिला किसको? मिडिल क्लास के लोगों को। तो अभी भी जो निम्न लेवल का तबका है वो असंतुष्ट है, लेकिन चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। लेकिन फ्रांस की क्रांति यहीं नहीं रुक जाती, बड़ी लंबी कहानी है। अभी तो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, हालांकि ये चीज़ें 9th में आप पढ़कर आए हैं। अभी आगे और डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना ही।